आपके घर, ऑफिस और स्कूल लैब का जो कंप्यूटर होता है वो होता है नॉर्मल कंप्यूटर। इसरो, चंद्रयान याद है ना, इसरो और नासा जैसे स्पेस एजेंसीज में जो कंप्यूटर यूज होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। और नॉर्मल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर का भी जो बाप होता है, जो डैडी होता है, वो होता है क्वांटम कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर जिसके बारे में जानने के बाद आप यकीन नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। आपको पता है गूगल ने साल 2019 में एक ऐसा ऐलान कर दिया था, अपने मुंह से एक ऐसा लाइन निकाल दिया था जिससे पूरी दुनिया चौंक गई थी। क्या है कि गूगल ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था साइकामोर, और उस कंप्यूटर को लेके गूगल का स्टेटमेंट पता है क्या था पब्लिक में? स्टेटमेंट था वी हैव अचीव्ड क्वांटम सुप्रीमेसी, यानी हमने क्वांटम कंप्यूटर के पीक टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है। ऐसी बात सुन के शुरू में तो नॉर्मल लोगों ने रिएक्ट किया कि यार सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सब न्यूज तो आते रहता है, गूगल कहेगा कि हमने सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर बना दिया तो क्या हम ऐसे ही मान लेंगे? पब्लिक ने ये कहा। लेकिन फिर उसके बाद जब गूगल ने उस कंप्यूटर के कैपेबिलिटी के बारे में लोगों को बताया, सबका साइकामोर क्वांटम कंप्यूटर का पावर कितना है इसका अंदाजा आपको देने के लिए एक बात बताता हूं आपको। दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर, ध्यान देना, क्वांटम नहीं, सुपर कंप्यूटर में सबसे पावरफुल समिट नाम का सुपर कंप्यूटर है। उसको एक टास्क दिया गया था जिसको सॉल्व करने में एस्टिमेटेड टाइम लेफ्ट दिखा रहा था 10,000 साल। सोचो आप कंप्यूटर में कोई टास्क लगाएं, कंप्यूटर अब उसको प्रोसेस कर रहा है 1%, 2%, 3% और नीचे टाइम दिखा रहा है 10,000 ईयर्स लेफ्ट। अगर वही टास्क आपके घर वाले कंप्यूटर या फिर आपके ऑफिस वाले कंप्यूटर या फिर आपके स्कूल वाले कंप्यूटर पे करेंगे तो शायद 1,00,000 साल लेफ्ट दिखाएगा। 1,00,000 साल बाद जाके वो कंप्लीट होगा। इतना जटिल टास्क भी साइंटिस्ट क्रिएट कर देते हैं कंप्यूटर्स के लिए। पर गूगल का कंप्यूटर साइकामोर जो था, उसमें जब उसी टास्क को सॉल्व करने के लिए लगाया गया तो वो 10,000 साल नहीं, मात्र 200 साल में भी नहीं, मात्र 200 दिन में, सोचो, भी नहीं, मात्र 200 सेकंड में उस 10,000 साल वाले टास्क को कंप्लीट करके दिखा दिया। लिटरली दैट्स द पावर ऑफ गोइंग क्वांटम। क्वांटम कंप्यूटर दुनिया के सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर्स होते हैं। डिस्ट्रेस सिग्नल ऑफ ग्रास। बाहर आप जब भी कभी जाओगे, जो नॉर्मल घास पड़ा रहता है ना, नॉर्मल घास की बात हो रही है, उसको जाके एक बार मसल देना अपने पैर से, या फिर तोड़ देना, या फिर चीर फाड़ देना उसको। फिर आप देखना एक घास घास स्मेल आएगा, घास घास ग्रासी ग्रासी स्मेल आएगा। वो स्मेल ना कोई नॉर्मल स्मेल नहीं होती है, वो एक स्पेशल स्मेल होती है। वो एक्चुअली में प्लांट्स का डिस्ट्रेस सिग्नल होता है। जब कोई प्लांट अपने आप में डैमेज फील करता है तो एक तरह से वो रोने लगता है, और घास काटने के बाद जो स्मेल आता है वो उनका रोना होता है। एक तरह से आप देखो तो वो एक रोने का सिग्नल होता है, वो डिस्ट्रेस सिग्नल होता है। इमोशन फुल फॉर्म। इमोशन, इस शब्द को तो आपने लाखों बार सुन लिया होगा। इमोशन ही वही चीज है जो हमें एक चीज के लिए इतना पागल कर सकती है कि हम उसके लिए कुछ भी कर डालेंगे, और इमोशन ही वही चीज है जो हमें एक चीज को इतना इग्नोर करने का पावर दे देती है कि जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं उसको। इमोशन का 2 फुल फॉर्म होता है। पहला फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन। हम और आप इलेक्ट्रिकल बीइंग्स, आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स को इलेक्ट्रिकल बीइंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी इलेक्ट्रिसिटी से ही पावर्ड है, और बॉडी के अंदर बिजली मौजूद है। इसी के कारण आप दिमाग में सोच पाते हो, चीजों को फील कर पाते हो, लव को फील कर पाते हो, हेट को फील कर पाते हो, ब्यूटी को फील कर पाते हो, क्रिंज को फील कर पाते हो। ये सब चीजें भले ही आपको कितना स्ट्रांगली फील हो, लेकिन वो सब आखिरकार न्यूरोट्रांसमीटर्स का खेल है। अगर आपको कोई आज ड्रग दे दे तो आप अपने फेवरेट क्रिकेट टीम हो या फिर फैमिली हो या फिर गर्लफ्रेंड हो, सब भूल जाओगे। चाहिए होगा तो सिर्फ ड्रग। आपके अंदर एनर्जी इन मोशन या फिर इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन तभी आ पाएगा जब आप उस सब्सटेंस को लोगे। ऐसी हालत हो जाएगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि नॉर्मल चीजों से प्लेजर पाना सीखो, जिंदगी सुखद रहेगी। स्टे अवे फ्रॉम एडिक्टिव सब्सटेंसेस। और इसके बारे में तो हनी सिंह ने भी एक बार पब्लिक में कहा था, तुम सारे मेरे छोटे बहन भाइयों, एक गांजा गुंजा मत फूका करो भाई। 5 साल बर्बाद हो गए मेरी जिंदगी के। इसी के चक्कर में उनके लाइफ के कितने साल बर्बाद हो गए। व्हेल मीट, छोटे मछलियां तो सब कोई खाते हैं, इतने बड़े, और वो इंसान के लिए सेफ होते हैं एज पर डाइटिशियंस। पर क्या सुपर ह्यूज मछलियां, जैसे कि जो मैंने आपको व्हेल के बारे में बताया था, जो कि एक बिल्डिंग के बराबर होता है, क्या वैसी मछलियों का मीट इंसान खा सकता है या फिर खाता है? आंसर है ऑफ कोर्स। और सबसे ज्यादा व्हेल मीट पता है कहाँ खाया जाता है? जापान में।
वो जापान जो कि फेमस है लंबे उम्र के लिए, वहां पे लोगों का उम्र बहुत लंबा होता है। अब नॉनवेज खा के भी इतना लंबा उम्र कैसे होता है? क्योंकि आमतौर पे तो ये माना जाता है कि नॉनवेज खाना बॉडी पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देता है डाइजेशन में, लेकिन फिर भी जापान के जो लोग हैं वो बहुत ओल्ड एज तक जीते हैं। व्हेल मीट में प्रोटीन बहुत हाई होता है। 100 ग्राम व्हेल मीट में 26 ग्राम प्रोटीन होता है। व्हेल का मीट खाया जाता है, शार्क का मीट खाया जाता है, जेलीफिश का भी मीट खाया जाता है। और तो और दुनिया के कई जगहों पर ऑक्टोपस जो होता है वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है। जैसे कि चाइना के कुछ रीजन्स में ऑक्टोपस मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट उठते उठते 8 पैर वाला जानवर खाते हैं, और बड़े मछलियां तो खाते ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान साइज नहीं देखता। बिल्डिंग के बराबर हो या फिर शहर के बराबर इंसान मार के लाता है, उसके बाद समुद्री किनारे पे उसको ले आता है और उसको पीस पीस में काट के रेस्टोरेंट में ले जाता है। दैट्स वियर्ड मैन। द मिस्टीरियस सिंक्रोनस फ्लैशिंग फायरफ्लाई, जुगनू, आपने क्या देखा अपने आंखों से? इनके शरीर में कुछ ऐसा केमिकल लोचा होता है कि रात के समय ये नेचुरल लाइट उत्पन्न करते हैं। गांव के इलाकों में जो नदियां होती है वहां पे रात के समय अक्सर ये दिखते हैं। जुगनू का जो सोसाइटी होता है उसमें एक बहुत ही अजीब चीज देखी गई है जिसे सिंक्रोनस फ्लैशिंग कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे जुगनू मिलके एक पैटर्न में ग्लो करते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, एक्चुअल वीडियो। जुगनू आखिर ऐसा कैसे कर लेते हैं, ये विज्ञान के लिए अभी तक एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। ये इतने छोटे क्रीचर्स होते हुए एक पैटर्न में लाइट में चमकते हैं। एक बंद हुआ तो नेक्स्ट वाला जलेगा, वो बंद हुआ तो नेक्स्ट वाला जलेगा। शादी में जो फैंसी लाइट्स लगते हैं उनमें कैसे पैटर्न्स होता है, वैसा जुगनू नेचुरली कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि ये हैं इतने छोटे जीव और एक एक जुगनू आपस में कम्युनिकेट करके सिंक कैसे बैठा लेता है और ऐसा वेव्स कैसे बना लेता है, ये अपने आप में सोचने की बात है। क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में लोग आपस में कम्युनिकेट करके वेव्स बनाते हैं। ये तो समझ आता है क्योंकि हम इंसान हैं, हम एक दूसरे का सिग्नल कैच करके चल करते हैं, चल वेव बनाते हैं, और अनजान लोग भी स्टेडियम में मस्त वेव बना देते हैं। लेकिन ये जुगनू आपस में कैसे कम्युनिकेट कर लेते हैं, इनका भी एक अपना कम्युनिकेशन, एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है। ये बहुत ही शॉकिंग है। ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क यूएसए में हजारों लोग जुगनू के नेचुरल सिंकिंग को देखने आते हैं रात के समय टिकट लेके, जब इनका सीजन होता है तब। जुगनू जितना सिंपल दिखते हैं उतने सिंपल बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रेंज क्रिएचर्स हैं। एनिग्मा ऑफ एटमॉस्फेयर्स। एरोप्लेन्स आपके सर से ठीक 10 से 12 किलोमीटर के रेंज पर आसमान में उड़ते हैं, और एरोप्लेन से अगर आप धरती का व्यू देखोगे तो आपको लगेगा कि आप कितने ऊपर आ गए हो, आपको बादल दिख रहा है, आप तो एकदम टॉप पे हो। लेकिन अगर ये धरती है और एटमॉस्फेयर यहां तक है मानो, तो जो आप प्लेन पे रहते हो यहाँ पे एकदम सामने, वो धरती के पूरे एटमॉस्फेयर का विड्थ का मात्र 1% होता है। क्योंकि जो धरती का सबसे लास्ट लेयर है एक्सोस्फीयर, वो धरती से 10,000 किलोमीटर ऊपर मौजूद है। कहाँ एरोप्लेन 10 किलोमीटर ऊपर उड़ता है और एक्सोस्फीयर 10,000 किलोमीटर ऊपर है। ह्यूज डिफरेंस। यानी अगर हम हाइपोथेटिकली कोई ट्रेन बना ले जो कि राजधानी की स्पीड से यानी 150 के स्पीड से ऊपर जा रही है, तो लगभग 3 दिन लग जाएंगे धरती के लास्ट लेयर तक जाते जाते। और एक बात, इतना चौड़ा 10,000 किलोमीटर का लेयर है तभी आप और हम सेफ हैं, नहीं तो आपके और मेरे छत पे टपाटप 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 गिर रहा होता। एस्टेरॉइड और कॉमेट्स की बात हो रही है, और सूरज का रेज जो कि नंगा रे इतना हार्मफुल होता है, वो इतने लेयर से फिल्टर होके आता है, तभी आप और हम सेफ हैं। ये पूरा एटमॉस्फेरिक सिस्टम एक बहुत ही चौड़े आर्मी की तरह है। 200+ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन योर बॉडी। आपके शरीर में स्किन सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, ये सब तो आपने सुना होगा। लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि आपके शरीर में 200 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, और उन पूरे 200 के 200 सेल्स का लिस्ट मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। एकदम पक्का 200 का 200 सेल जितना है सारा, वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, वो भी नंबर वाइज। शरीर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना नामुमकिन है लिटरली। और मेडिकल साइंस शरीर के बारे में 30% भी ठीक से नहीं जानती कैसे काम करता है, नहीं तो सारे बीमारी का क्योर पता चल जाता अभी तक, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। द हिडन अंडरवर्ल्ड। धरती पे माउंटेन रेंजेस होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। माउंटेन मतलब पहाड़, माउंटेन रेंज मतलब लगातार पहाड़।
तो साउथ अमेरिका का एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है, जिसका लेंथ 7000 किलोमीटर है। 7000 किलोमीटर लगातार पहाड़। कश्मीर से कन्याकुमारी का जो डिस्टेंस है वो है करीब 3500 किलोमीटर, यानी उस लेंथ का भी डबल कर दो, उतना लंबा पहाड़ का रेंज है सिर्फ। ये तो सुनने में अमेजिंग लग ही रहा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। असल माल पानी के नीचे है। धरती के ऊपर तो एंडीज माउंटेन है, वो ठीक है, लेकिन पूरे धरती की बात करें तो सबसे लंबा माउंटेन रेंज जो है वो है मिड अटलांटिक रिज, और ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच वाले ओशन रीजन के नीचे अंडर वाटर में मौजूद है इस जगह पे। और धरती का जो पूरा डायमीटर है वो है 40,000 किलोमीटर, उसका ऑलमोस्ट आधा 16,000 किलोमीटर ये रिज कवर करता है। धरती के नीचे बहुत सारे माउंटेन रेंज है जो पानी से ढके हुए हैं, और वहां पे एक्टिव वोल्केनोज भी है। अब आपको लग रहा होगा ठीक है एक आध वोल्केनो होंगे, लेकिन आप इसको सुनो ध्यान से। इस पूरे धरती का जितना भी वोल्केनिक एक्टिविटी होता है, उन टोटल वोल्केनिक एक्टिविटी का 75% अंडर वाटर, पानी के नीचे जो पहाड़ होते हैं उसमें जो वोल्केनिक इरप्शंस होता है वही होता है 75%। यानी जो हम लोग सतह के ऊपर वाला जो वोल्केनो का ड्रामा देखते हैं वो मात्र 25% है, और एक्चुअल आधे से भी ज्यादा 75% तो पानी के नीचे होता है। That's गजब। अगर आप इस चीज को डीपली देखो तो असली चीज तो समुद्र के अंदर है। समुद्र के अंदर बहुत कुछ है। दुनिया में जितने सारे म्यूजियम्स है, उसमें जितने सारे एंटिक आइटम्स है हिस्टोरिकल, उन सब का वैल्यू ले लो, उससे 10,000 गुना ज्यादा वैल्यूएबल चीजें अभी भी समुद्र में पड़ी हुई है जिसको कोई डिस्कवर नहीं किया है। दूसरी बात, समुद्र में अथाह गोल्ड मौजूद है। जिस दिन धरती के पूरे समुद्र में से 50% को भी साइंस एक्सप्लोर कर लेगा, बहुत सारी मिस्ट्रीज अनरेवल हो जाएंगी। रोबोट, द डार्क साइड। जब मैं ये रोबोट शब्द कहता हूं, रोबोट, तो आपके मन में साई-फाई एक क्रिएचर आता है, मशीन जो कि बोल रहा है। पर रोबोट शब्द का मीनिंग असल में एक डार्क मीनिंग है। रोबोट शब्द आया है चेक शब्द रोबोटा से, यानी चेक रिपब्लिक जो जगह है वहां का शब्द है रोबोटा, और उसका मतलब होता है फोर्स्ड लेबर। लेबर भी नहीं, फोर्स्ड लेबर, यानी जबरदस्ती वाला लेबर, यानी जबरदस्ती काम कराने वाले ऑब्जेक्ट्स। इस पूरे इतिहास में 1920 वो साल था जब रोबोट ये शब्द निकला, रोबोटा शब्द से। और उस टाइम पता है वैज्ञानिकों ने क्या थियोराइज किया था? कहा गया था कि अब से लेकर नेक्स्ट सेंचुरीज में इंसान रोबोट से काम करवाएगा ताकि इंसान का कंफर्ट बना रहे, जो कि एक्चुअल में होता हुआ दिख भी रहा है। ये तो ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया था कि जब धीरे धीरे एआई वगैरह डेवलप हो जाएंगे, जी हाँ आपने सही सुना, एआई, सेल्फ हीलिंग, ये सब बहुत पहले से थियोराइज था। तो वो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि नेक्स्ट सेंचुरी इंसान रोबोट से काम कराएगा, और उसके नेक्स्ट सेंचुरी रोबोट्स इंसानों पे राज करेंगे। रोबोट्स के इन्वेंशन के साथ साथ ही ये चीजें प्रेडिक्ट कर ली गई थी। और एक बहुत डीप बात बताता हूँ आपको बहुत अजीब लगेगा। ऑनलाइन इमेज जनरेटर आपने यूज किया है कभी? जैसे कि आप इमेज जनरेटर को कहोगे ना कि 2 भालू तैर रहे पानी में, ऐसा कुछ फोटो बना के दो, तो वो आपको दे देगा। आजकल ऐसे टूल्स निकल गए, ठीक है। इन सब टूल्स में मैंने जब बोला कि एक ऐसा इमेज जनरेट करके दो जिसमें रोबोट्स इंसानों के ऊपर टेक ओवर कर रहे हैं, तो साला सबने मना कर दिया। मिड जर्नी, डॉली, किसी ने नहीं जनरेट किया। उसमें लिख के आ रहा था कि नहीं, ऐसा हम जनरेट नहीं कर सकते, ये वायोलेंस को डिपिक्ट करता है, मारूंगा एक लात ना। यानी ये चैट बॉट्स कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस हो रहे लगता है। फास्टेस्ट पंच ऑन अर्थ। पंच, इसका भी रफ्तार होता है। अगर मैं ऐसे मारू जोर से और स्लोमो में कैप्चर करो, आप स्पीड निकालो तो कुछ किलोमीटर पर आवर पे स्पीड निकल जाएगा। तो जब कोई बॉक्सर, अच्छा बॉक्सर ऐसे पंच मारेगा तो 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड वो अचीव कर लेता है। लेकिन धरती में जितने टाइप के क्रिएचर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा पंच स्पीड पता है किसका है? इस क्रिएचर का, मैंटिस श्रिम्प। इसके पंच का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होता है। ये लाइन अपने आप में कितनी बड़ी है ये रियलाइज करो आप, कि पूरे एनिमल किंगडम में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम भी तो एनिमल्स हैं, धरती का पूरा जीवन साम्राज्य में सबसे फास्टेस्ट पंच मैंटिस श्रिम्प का है, 80 किलोमीटर पर आवर। और उसका स्लोमो वीडियो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ममी मेडिसिन। 16th और 17th सेंचुरी में, आज से 300-400 साल पहले, एक बहुत ही मिस्टीरियस प्रथा थी इंग्लैंड में। इलाइट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी उस टाइम कास्ट सिस्टम ये सब बहुत पीक पे था।
इनसे ऊपर कुछ होता ही नहीं था उस समय। तो यूरोप के जो सो कॉल्ड इलाइट लोग होते थे सोसाइटी के, वो उस समय के लाखों यूरोज यानी उस समय के करोड़ों रुपए लगाकर ममीज को खरीदते थे। दुनिया में जहां भी ममीज की डिस्कवरी होती थी उसको खरीद लेते थे वो, और अमीर लोगों में खरीदने का कंपटीशन लगा रहता था, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये मम्मी का बॉडी इतने दिन तक चल रहा है, इनमें कुछ मैजिकल प्रॉपर्टी होगा। तो वो उनको बुलाते थे और अपने डॉक्टर से उनका पाउडर बनाने बोलते थे कुछ केमिकल प्रोसेस के जरिए, ताकि उनके अंदर भी ज्यादा जीने की शक्ति आ जाए। ये ऑफ कोर्स आपको बेवकूफी लग रहा होगा, और बेवकूफी है भी, लेकिन उस टाइम उतना ज्ञान नहीं था इन लोगों को, और वो लिटरली कॉर्प्स मेडिसिन खाते थे, डेड बॉडी का चूरन। बाद में वैज्ञानिकों को ये पता लगा कि ये मम्मीज कई स्पेशल केमिकल्स के चलते बचे रहते हैं, इनमें कोई सुपर पावर नहीं होता है जैसा कि वो लोग सोचते थे। इतिहास में इस अजीब चीज की पढ़ाई भी होती है बहुत जगह, पता है आपको, और इस अजीब कल्चर की पढ़ाई को यूरोपियन कॉर्प्स मेडिसिन हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अल्ट्रा ह्यूज मसल कैपेसिटी। फ्रॉग यानी मेंढक का अगर आप लेंथ मापोगे तो कुछ इतना या इतना निकलेगा। फ्रॉग्स अपने बॉडी का जो लेंथ होता है उससे 10 गुना ज्यादा जंप कर लेते हैं, और कुछ फ्रॉग्स अपने बॉडी के लेंथ का 20 गुना ज्यादा जंप कर लेते हैं। और साउथ अफ्रीका में एक फ्रॉग पाया जाता है जिसका नाम है हाइपेरोलियस एक्यूटिरोस्ट्रिस। ये फ्रॉग्स अपने बॉडी लेंथ का 50 गुना जंप कर लेते हैं। सोचो उनका बॉडी सिस्टम कितना इलास्टिक होगा, और उनके मसल में कितनी एनर्जी है जो इतने टेंशन को एक बार में सह के फिर रिलीज करता है। ऐसी चीजों का जब पावर मापा जाता है ना, तो वो क्रिएचर के खुद के बॉडी के लेंथ के कॉन्टेक्स्ट में मापा जाता है। धरती का कोई भी क्रिएचर अपने बॉडी के लेंथ का कितना जंप कर लेता है, ये ऐसे मापा जाता है। अंदाजे के लिए आपको बता दूं कि अगर आप अपने बॉडी का 50 गुना जंप कर पाते तो आप अपना घर का जो बिल्डिंग है उसको एक जंप में पार कर लेते हैं। और धरती का पूरा एनिमल किंगडम सब कुछ को ले ले तो सबसे ज्यादा जंपिंग पावर फ्ली नामक एक क्रिएचर के पास है, और ये अपने बॉडी लेंथ का 100 गुना जंप कर सकता है। अब इसके अंदर कितना मसल पावर होगा वो सोचने की बात है। मछली के शरीर में इंसान। डॉल्फिन मछलियां जो होती है, एक मिनट, ये लाइन ही अपने आप में गलत है। डॉल्फिन को आज से कभी भी मछली मत कहना। डॉल्फिन मछली नहीं होती, ये नॉन मछली आत्माएं हैं जो कि मछली के बॉडी में फंस गई है, ऐसा आप मान सकते हो डॉल्फिन को। पहली बात, डॉल्फिन सांस लेती है बाकी क्रिएचर्स की तरह, आपके और मेरे तरह। जी हाँ, यानी हर 30 सेकंड में उनको पानी से अपना मुंह निकाल के सांस लेके फिर वापस पानी में जाना पड़ता है डॉल्फिन्स को, इंसान की तरह। जी हाँ, अब ये सुन के आपके मन में आ रहा होगा तो वो सोते कैसे पानी के अंदर? तो डॉल्फिन्स का पूरा ब्रेन कभी सोता नहीं है, आधा सोता है। कितना दिक्कत भरा उनका लाइफ होता होगा, है ना। जगे वक्त एनर्जी यूज होता है, इसलिए डॉल्फिन्स जंप करते रहती है हर 30 सेकंड में। हर 30 सेकंड में वो पानी से निकलकर सांस लेती है अपने लंग्स में, लिटरली अपने लंग्स में। लेकिन जब वही पानी में सो रही होती है तब उसके बॉडी को लगभग हर 7 से 8 मिनट में एक बार पानी से निकलना होता है, या फिर सतह के ऊपर आना होता है और मुंह निकाल के सांस लेना होता है। तो उनका आधा ब्रेन सोता है पहले, और ये ब्रेन इसी काम को कर रहा होता है, पानी से निकलना सांस लेना, पानी से निकलना सांस लेना। फिर थोड़ी देर बाद ये ब्रेन सो जाता है और ये वाला फिर सांस लेने वाला काम करता है। डॉल्फिन के स्लीपिंग स्टाइल को साइंस के दुनिया में यूनी हेमिस्फेरिक स्लो वेव स्लीप कहा जाता है। इस डॉल्फिन को ना एक जानवर बहुत बेइज्जत करता है, ये स्लॉथ्स जंगल में रहते हैं, लेकिन अगर इनको पानी में भेज दो तो ये 40 मिनट तक अपना सांस रोक लेते हैं। यानी ये जब डॉल्फिन्स को देखते होंगे ना तो कहते होंगे, देख पानी में रह के भी तेरे को हर 30 सेकंड में निकलना पड़ता है बाहर, और मैं जमीन का बंदा लेकिन 40 मिनट में सांस रोक लेता हूँ। ये स्लॉथ कहता होगा डॉल्फिन को। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।